बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसाम रहमान और आज हम बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से मुराद है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, यानी एक जाइगोट से डिवीजन के नतीजे में सेल्स का गुच्छा बनता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। और वही एम्ब्रियो डिवाइड होके अडल्ट लाइक बॉडी बनाता है, यानी जिसमें तमाम ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, आज़ा बन चुके होते हैं और उसकी फिर फर्दर ग्रोथ होती है। तो इन तमाम स्टेजेस को हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो बेसिकली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस हैं। क्लीवेज यानी सेल डिवीजन, सेल डिवाइड होता है। गेस्टोलेशन यानी जर्म्स लेयर का बनना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। फिर ऑर्गेनोजेनेसिस यानी उन जर्म लेयर से ऑर्गन्स का बनना, अज़ा का बनना, अडल्ट लाइक बॉडी का बनना। और फिर ग्रोथ यानी उस अडल्ट लाइक बॉडी की ग्रोथ होना। तो सबसे पहली स्टेज है क्लीवेज। क्लीवेज कहते हैं सेल डिवीजन। इसमें जाइगोट की माइटोसिस होती है, डिवीजन होती है और सबसे पहले 2 आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं जिनको हम ब्लास्टोमेयर कहते हैं। उसके बाद सेल माइटोसिस के जरिए डिवाइड करते जाते हैं, 2 से 4, 4 से 8 और एक राउंड क्लोजली पैक्ड मैस ऑफ सेल बनता है, यानी सेल्स का गुच्छा बन जाता है जिसको हम मोरोला कहते हैं। याद रहे ये जो सारे के सारे सेल्स हैं ना, इनका साइज उस जाइगोट जितना ही होता है, क्योंकि जब सेल डिवाइड होते हैं ना तो उनका साइज छोटा होता जाता है। तो अल्टीमेटली ये इतने ज़्यादा सेल्स जो से हैं इनका भी टोटल साइज उस जाइगोट जितना ही होता है। और इस स्टेज को हम मोरोला इस वजह से कहते हैं कि इसकी शक्ल मलबरी, मोरस अल्बा उसका साइंटिफिक नेम है, उससे मिलती जुलती है, उसके दानों की तरह इसकी शक्ल होती है। अब मोरोला स्टेज में सेल मजीद डिवाइड होते हैं और दरमियान में एक कैविटी बनना शुरू हो जाती है, यानी सेल सराउंडिंग किनारों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इसको फर्ज करें ये गोल मैस है ना, गोल सेल्स का, तो सेल किनारों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, दरमियान में एक कैविटी बनना शुरू हो जाती है। इस कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं। ये फ्लूइड फील्ड होती है, फ्लूइड से भरी होती है। तो ये जो एम्ब्रियो है ना, यानी इस स्टेज पे इस एम्ब्रियो को हम ब्लास्टोला कहते हैं। एम्ब्रियो को ब्लास्टोला कहते हैं, लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की इस स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। यानी इस स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं और इस एम्ब्रियो को हम ब्लास्टोला कहेंगे। तो ब्लास्टोला में क्या है, दरमियान में कैविटी बन चुकी है, सेल सराउंडिंग में जा चुके हैं। जब सबसे ज्यादा जो सराउंडिंग में सेल्स है ना वो फ्लैटेंड होते हैं और यहाँ पे साइड पे इलोंगेटेड यानी गोल से छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ये जो साइडों वाले फ्लैटेंड सेल्स है ना, इनको हम कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट, और जो दरमियान वाले सेल हैं इनको हम कहते हैं इनर सेल मास। तो ये हमारे पास ब्लास्टोला आ गया। ये मोरोला स्टेज, ये ब्लास्टोला स्टेज। अब ब्लास्टोला स्टेज से हम आगे देखते हैं गेस्टोलेशन। ये आपके पास ब्लास्टोला स्टेज है जिसमें हमने देख लिया कि ये सराउंडिंग सेल्स बने हुए हैं, ये सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है और यहाँ पे एक तरफ ये सेल्स क्लिंग किए हुए हैं, चिमटे हुए हैं, जिन्हें हम इनर मास सेल्स कहते हैं। तो अब इसी से जिल्द की तह बननी है, यानी गेस्टोलेशन होनी है। तो वो कैसे होनी है, याद रहे ये जो बाहर वाले ट्रोफोब्लास्ट सेल है ना, इसको यहाँ इस स्टेज तक आप जहन में रखें कि ये एक गोल सी स्टेज है, यानी एम्ब्रियो की स्टेज जिसमें गोल सेल्स हैं, चारों तरफ ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं। ट्रोपोब्लास्ट सेल अब मजीद एम्ब्रियो के बनाने में अपना किरदार अदा नहीं करेंगे। ये सिर्फ उस एम्ब्रियो को इम्प्लांट करते हैं यूट्रस के अंदर, फीमेल यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करते हैं और उससे फिर प्लेसेंटा बनता है, यानी प्लेसेंटा न्यूट्रिशन फराहम करता है मदर की बॉडी से डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो ट्रोफोब्लास्ट का ये सेल होगा कि ये इम्प्लांटेशन करते हैं जाइगोट को और फिर ये प्लेसेंटा बनाने में हेल्प आउट होते हैं। तो ये जो इनर मास सेल्स है ना, अब ये डिवाइड होके स्प्लिट होंगे और 2 सेल्स की एक लेयर बनाएंगे दरमियान में, यानी इस एम्ब्रियो के ये दरमियान में सेल्स की डबल सेल की लेयर बन गई। इस डबल सेल की लेयर जो सी है ना, ये क्या करेगी, ये अंदर वाला जो कंपार्टमेंट है ना, पहले ये देखेंगे एक ही स्पेस थी ना, तो ये सेल की लेयर उस स्पेस को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगी। एक ये नीचे स्पेस नजर आ रही है, एक आपको ये ऊपर स्पेस नजर आ रही है। तो इन सेल्स की जो लेयर है ना, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क। एम्ब्रियोनिक डिस्क के नीचे वाली जो स्पेस है उसे हम यॉक सैक कहते हैं। अब ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर यॉक तो नहीं होती, तो अलबत्ता क्योंकि ह्यूमन एम्ब्रियो जो न्यूट्रिशन है वो मदर की बॉडी से लेता है, लिहाजा उसमें यॉक नहीं होती, तो इस स्पेस को हम यॉक सैक कहते हैं। जबकि इस एम्ब्रियोनिक डिस्क के ऊपर वाली जो ये स्पेस है ना, इसे हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। याद रहे ये जो ऊपर आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ये एमनियन है, अंदर एमनियोटिक कैविटी, और इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और ये फ्लूइड उस डेवलपिंग बेबी को अब क्या लें, प्रोटेक्शन का काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है और उसको स्पेस देता है ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए। और ये जो एमनियन मेम्ब्रेन है ना, ये एमनियन इस इनर सेल मास से ही बनती है। तो अब ये जो आपके पास एम्ब्रियोनिक डिस्क है ना,
ये डबल लेयर होती है सेल की। इसके ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम एपीब्लास्ट कहते हैं, और यही एपीब्लास्ट आगे जाके एक्टोडर्म और मेसोडर्म बनाते हैं। जबकि ये नीचे वाली जो लेयर है इसको हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं, और यही हाइपोब्लास्ट आगे जाके एंडोडर्म यानी सेल्स की अंदर वाली लेयर बनाते हैं। यहाँ पे आप देखें, आपको ये जो हाइपोब्लास्ट हैं ये फिर नीचे को ऐसे डिवाइड होते नजर आ रहे हैं। अगर आप डेवलपमेंट इन चिक को याद करें तो हमने वहाँ पे ये देखा था, ये हाइपोब्लास्ट यॉक के गिर्द सराउंड किए थे, तो यहाँ पे वो यॉक सैक बना था, लेकिन यहाँ पे यॉक तो नहीं है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ये ऊपर एपीब्लास्ट नीचे हाइपोब्लास्ट। नेक्स्ट क्या होगा, ये सेल मजीद डिवाइड होंगे ना तो ये अंदर से स्प्लिट होना शुरू हो जाएंगे, यानी अंदर से ये थोड़ा सा अलहदा होना शुरू हो जाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो जैसे ही इनकी स्प्लिटिंग शुरू होगी ना, ऊपर वाली लेयर को हम एक्टोडर्म कहेंगे, नीचे वाली लेयर को एंडोडर्म कहेंगे। यहाँ पे भी मैंने हाईलाइट किया, ये नीचे वाली लेयर एंडोडर्म है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो एक्टोडर्म के सेल्स है ना वो दरमियान से अंदर को माइग्रेट करना शुरू कर देंगे दोनों तरफ से, और एक स्ट्रीक, एक लाइन सी बनना शुरू हो जाएगी जिसे हम कहेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब देखें, ये एक किस्म का एक गोल स्फीयर है, एम्ब्रियो एक गोल है जिसको हम आधा काट के उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक्टोडर्म में जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनना शुरू होगी ये होगी ब्लास्टोपोर लिप की तरफ। ब्लास्टोपोर लिप याद रखें, ये जो वर्टिब्रेट्स है ना, वर्टिब्रेट्स में ब्लास्टोपोर लिप वो पोर्शन है जहाँ पे एनस बनती है, और ब्लास्टोपोर लिप के आगे की तरफ हेड बनता है। यानी फर्ज करें ये एक गोल स्फीयर है ना, इस ये गोल स्फीयर है, उसके ये गोल स्फीयर है, उसके दरमियान में ये एक्टोडर्म और मेसोडर्म है। तो इसके इस तरफ यानी इस स्फीयर के इस तरफ यहाँ पे वो ब्लास्टोपोर लिप होगा, और उसके ओपोजिट साइड पे यानी इसके ओपोजिट इस तरफ क्या होगा, वहाँ पे हेड बनेगा, और इस तरफ ब्लास्टोपोर लिप है जहाँ पे एनस बननी है। तो वो ब्लास्टोपोर लिप वाला एरिया ही वो एरिया है जहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक बनना शुरू होती है, यानी यहाँ से। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक में क्या होता है कि ये जो एक्टोडर्म के सेल्स है ना, ये इस तरफ भी ऐसे और इस तरफ भी ऐसे अंदर को माइग्रेट करते हैं। ये जो अंदर दरमियान में स्पेस है ना, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में स्पेस है, ये सेल माइग्रेट करके वहां पे आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ यानी ये एक तरफ, ये इधर वाला जो हिस्सा है ना, कार्डल पोर्शन, टेल वाला पोर्शन, जहाँ पे एनस बननी है, वहां पे फर्ज करें इसका अगर मैं ऊपर से टॉप व्यू आपको दिखाऊं ना, इस तरह से टॉप व्यू है, तो यहाँ से ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बनना शुरू होती है, यानी सेल ऐसे अंदर को जाना शुरू होते हैं, और वो जाते जाते प्रिमिटिव स्ट्रीक पीछे को जाती है। ये बनती क्यों है, सेल इधर से भी इधर से भी अंदर को जाते हैं और यहाँ दरमियान में एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं, और ये जो अंदर को सेल एग्रीगेट हो रहे हैं ना, यही दरअसल डेवलपिंग मेसोडर्म है, इसी ने मेसोडर्म बनानी है। अब मैं अगर इतने से हिस्से को यानी इस पोर्शन को यहाँ पे बड़ा करके आपको दिखाऊं, जिसमें ये ऊपर आपको एक्टोडर्म के सेल्स हैं, ये ऊपर एक्टोडर्म के सेल्स हैं जो जिन्होंने यहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक बनाना शुरू की थी। याद रखें, प्रिमिटिव स्ट्रीक वाले वो सेल्स हैं जिनमें डिवीजन की सलाहियत होती है, यानी वो डिवाइड होकर नीचे जाते हैं। अब वो सेल बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं, दरमियान में आ रहे हैं, तो अब वो स्ट्रीक की बजाय एक ग्रूव बन जाता है, एक नाली सी बन जाती है जिसको हम प्रिमिटिव ग्रूव कहते हैं। ये नाली बन गई, इसके इस तरफ भी ये रिजिज यानी ऊपर को उभरा हुआ एक्टोडर्म का हिस्सा, यहाँ से भी ऊपर को उभरा हुआ है, यहाँ से भी ऊपर को उभरा हुआ है, तो वो प्रिमिटिव ग्रूव, प्रिमिटिव स्ट्रीक की जगह या प्रिमिटिव ग्रूव बन चुका है, और दरमियान में सेल ये माइग्रेट करते जा रहे हैं जिन्होंने बाद में क्या बनाना है, मेसोडर्म बनानी है। और इसी प्रिमिटिव ग्रूव के एक तरफ सेल्स का एक एग्रीगेशन होता है, गुच्छा होता है, जिसको हम हैंसन्स नोड कहते हैं। और इसी हैंसन्स नोड से सेल अंदर को यानी इस तरह अंदर को जाके ना, हैंसन्स नोड से सेल अंदर को जाते हैं, और अंदर को जाने के बाद फिर वो आगे को जाते हैं, और वही सेल क्या बनाते हैं, नोटोकॉर्ड बनाते हैं, यानी अंदर को जाके आगे को जाके वो नोटोकॉर्ड बनाते हैं। तो अगर मैं ये जो स्टेज आपको नजर आ रही है, इस स्टेज में ऊपर एक्टोडर्म है, और एक्टोडर्म के सेल्स ही ये प्रिमिटिव ग्रूव से अंदर जाके उन्होंने दरमियान में ये मेसोडर्म बनाई, और नीचे इसके एंडोडर्म है, और ये जो हैंसन्स नोड है यहाँ से सेल अंदर को जाके आगे को उन्होंने ये नोटोकॉर्ड बनाई। और ये हैंसन्स नोड के सेल जब अंदर को जाएंगे ना, वो किस लोकेशन पे नोटोकॉर्ड बनाएंगे, जहां पे ये मेसोडर्म बन रही है। तो अगर मैं इस हिस्से को यहाँ पे इतना आपको काट कर इसका इधर वाला हिस्सा दिखाऊं, इधर वाला हिस्सा, तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर एक्टोडर्म बन गई, उसके नीचे ये मेसोडर्म बन रही है, और उसके नीचे ये एंडोडर्म है, और ये मेसोडर्म वाले हिस्से में ही नोटोकॉर्ड बनी है। यानी अब अगर इस स्टेज को मैं आपको यहाँ से काट कर दिखाऊं, यानी इतना हिस्सा हम ऐसे करके देखें, तो ऊपर इसके एक्टोडर्म है, यहाँ पे नोटोकॉर्ड है, और नोटोकॉर्ड वाले हिस्से में इधर आपको इधर उधर मेसोडर्म नजर आ रही है। यानी ये नोटोकॉर्ड दरअसल मेसोडर्मल सेल्स से ही ड्राइव्ड की हुई है, क्योंकि ये मेसोडर्मल सेल्स ही हैं, मेसोडर्म वाला पोर्शन ही है।
तो ये तो हो गया गैस्ट्रुलेशन यानी गैस्ट्रिक लेयर, जिल्द की तीनों तहें बन गई। और अगर हम देखें कि इन जिल्द की तीनों तहें की फेट क्या है, इन्होंने क्या क्या बनाना होता है, तो जो एक्टोडर्म है ऊपर वाली लेयर है, इसने नर्वस सिस्टम और स्किन की एपिडर्मिस बनाना होती है, जबकि जो एंडोडर्मस है ना, अंदरूनी लेयर है, ये दरअसल अंदरूनी लेयर आ रही है ना, तो इसने इंटरनल एपिथेलियल लाइनिंग बनानी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, यूरिनोजेनिटल ट्रैक की और मुख्तलिफ ग्लैंड्स की। ये इंटरनल एपिथेलियल लाइनिंग बनाती है और मीजोडर्म से बाकी तमाम के तमाम अज़ा बनते हैं, जैसा कि मसल्स, बोन, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेजल्स, किडनी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ हिस्से। और अभी हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस से मुराद है ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम का बनना, और इसका सबसे पहला स्टेप है न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन के अंदर एक्टोडर्म से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं, और अभी हम देखेंगे न्यूरोलेशन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमन में न्यूरोलेशन तब शुरू होती है जब नोटोकॉर्ड अपने ऊपर मौजूद एक्टोडर्म को स्टिमुलेट करती है और एक्टोडर्म डेवलप होकर एक थिक प्लेट बनाता है जिसे हम न्यूरल प्लेट कहते हैं। यानी इसी नोटोकॉर्ड के ऊपर जो एक्टोडर्म है ना, वही इस नोटोकॉर्ड की वजह से स्टिमुलेट होगी और थिक प्लेट बनाएगी जिसको हम न्यूरल प्लेट कहते हैं। ये आपको न्यूरल प्लेट नजर आ रही है, ये न्यूरल प्लेट इस नोटोकॉर्ड के बिल्कुल ऊपर मौजूद है। यहाँ पे देखें नोटोकॉर्ड के दाएं बाएं आपको मेसोडर्म नजर आ रही है, तो ये नोटोकॉर्ड के इधर उधर ये मेसोडर्म है, ऊपर न्यूरल प्लेट है, और इसके कॉर्नर वाला जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं न्यूरल प्लेट बॉर्डर। ये आपको येलो कलर में नजर आ रहा है, और दाएं बाएं दूसरी नॉर्मल एक्टोडर्म नजर आ रही है। तो यानी आप कह लें कि ये वाली जो एक्टोडर्म है ना, जिसको हम न्यूरल प्लेट कहते हैं, इसी ने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाना है। कैसे? अब ये न्यूरल प्लेट दरमियान से पिंच होना शुरू होती है, अंदर को दबना शुरू होती है, एक डिप्रेशन बनाना शुरू करती है, और अंदर को दबती 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 वो डिप्रेशन जब गहरा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं न्यूरल ग्रूव, यानी वो ग्रूव की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसको हम न्यूरल ग्रूव कहते हैं। इस ग्रूव के ये जो किनारे हैं इनको हम कहते हैं न्यूरल फोल्ड्स। ये न्यूरल फोल्ड्स आपस में मिलते जाते हैं, करीब आते जाते हैं, और आते आते आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और ये न्यूरल ग्रूव से न्यूरल ट्यूब बन जाती है, यानी न्यूरल ट्यूब मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है। और ये जो आपको येलो कलर में नजर आ रहे हैं न्यूरल क्रस्ट, ये न्यूरल क्रस्ट दरअसल इसी न्यूरल प्लेट बॉर्डर से बने हैं। न्यूरल क्रस्ट आपस में फोल्ड होके इस न्यूरल ट्यूब के ऊपर एक प्लेट की शक्ल में, यानी एक लेयर की शक्ल में अरेंज हो जाते हैं, और वो जो एक्टोडर्म थी वो ऊपर दोबारा से उसने क्या बना दी, एक लेयर बना दी। अब ये जो न्यूरल ट्यूब है ना, इसकी ये जो ओपनिंग्स हैं, इधर वाली भी और आगे वाली भी, ओपनिंग पहले ओपन होती हैं बाद में बंद हो जाती हैं, और इस न्यूरल प्लेट का जो आगे वाला हिस्सा है, इंटीरियर पोर्शन है, वो ब्रेन बनाता है, और बाकी की जो न्यूरल ट्यूब है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। क्योंकि हम इस एम्ब्रियो को यहाँ से काट के देख रहे थे ना, आगे वाला हिस्सा इंटीरियर पोर्शन था जहाँ पे हेड बनना था, पीछे इसका टेल पोर्शन है, तो जो पीछे वाला हिस्सा है वो सारे का सारा न्यूरल ट्यूब स्पाइनल कॉर्ड बनाएगी, आगे वाला हिस्सा जो सा वो इसका ब्रेन बनाएगा। और इस न्यूरल ट्यूब के दाएं बाएं आपको जो मेसोडर्म नजर आ रही है वो मेसोडर्म सोमाइट्स बनाएगी, और इसी सोमाइट से जिस्म के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होंगे, वो बनेंगे। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की इस स्टेज को जहाँ पे ये न्यूरल ट्यूब बन चुकी है, इसको हम न्यूरोला कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम न्यूरोलेशन कहते हैं, यानी इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बनने के प्रोसेस को। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो आपको न्यूरल क्रस्ट सेल नजर आ रहे हैं, इनका क्या फंक्शन है। देखें, जब ये न्यूरल ट्यूब की ओपनिंग्स, इधर वाली ओपनिंग और उधर वाली ओपनिंग, जब ओपनिंग बंद हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं, तो ये जो न्यूरल क्रस्ट सेल है ना, ये इस न्यूरल ट्यूब के ऐसे इंटीरियरली दाएं बाएं आना शुरू हो जाते हैं। इंटीरियर से यानी सॉरी लेटरल पोर्शन में आना शुरू हो जाते हैं। लेटरल से मुराद है इधर भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, इधर भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और इसी न्यूरल क्रस्ट सेल से फिर क्या बनता है, क्रेनियल, स्पाइनल एंड सिंपैथेटिक गैंग्लिया बनता है। गैंग्लिया कहते हैं सेल बॉडीज़ के गुच्छे। यहाँ पे आपको इसके देखें लेटरल पोजीशन पे स्पाइनल गैंग्लिया नज़र भी आ रहा है। अब याद रखें, जो मोटर न्यूरॉन है वो इस डेवलपिंग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन तो बन जाती हैं, लेकिन जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो सेंसरी न्यूरॉन बनती हैं इन्हीं न्यूरल क्रस्ट सेल से। तो यहाँ तो हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि यही न्यूरल क्रस्ट सेल जो से हैं यहाँ से एम्ब्रियो के मुख्तलिफ हिस्सों में माइग्रेट करते हैं, और माइग्रेट करके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, मेडुला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ये किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, उसके अंदर वाले हिस्से को मेडुला कहते हैं, वो भी इसी न्यूरल क्रस्ट सेल से बनते हैं। फिर टीथ, स्कल, बोन्स और जिस्म के और भी जो सी हैं जिस्म की लेयर्स बनती हैं। तो इसी वजह से कुछ एम्ब्रियोलॉजिस्ट इस न्यूरल क्रस्ट सेल को फोर्थ जर्म लेयर भी कहते हैं। 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तो हमने देख ली, तो कुछ एम्ब्रियोलॉजिस्ट इसको फोर्थ जर्म लेयर भी कहते हैं। तो ये तो हो गया इन न्यूरल क्रस्ट सेल का फंक्शन। याद रहे न्यूरल क्रस्ट सेल किससे बने हैं, इसी न्यूरल प्लेट बॉर्डर से। तो ये तो ऑर्गेनोजेनेसिस होगी।
नेक्स्ट आखिरी हिस्सा है ग्रोथ, यानी ऑर्गेनोजेनेसिस, जब तमाम अज़ा ऑर्गन्स बन चुके होते हैं फिर ग्रोथ होनी होती है। ग्रोथ से मुराद है सिर्फ जिस्म का साइज़ बढ़ता है। ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर पहले 8 हफ्तों के अंदर तमाम ऑर्गेनोजेनेसिस मुकम्मल हो जाती है, जोन जोन से ऑर्गन्स बनने थे वो बन जाते हैं, और उसके बाद सिर्फ ग्रोथ होती है, यानी उसके साइज़ में इजाफा होता है, जिस्म साइज़ में बढ़ता है। और 8 हफ्तों के बाद जब वो तीसरा माह शुरू होता है, 2 से तीसरा माह, ह्यूमन एम्ब्रियो को हम फीटस कहते हैं, और फीटस की फिर ग्रोथ होती है। तो ये था आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने सारा लेक्चर डिटेल में डिस्कस किया, क्लीवेज, मोरोला, ब्लास्टोला, गेस्टोलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस और ग्रोथ। उम्मीद आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।